जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप। मैं विकास सिंह बौद्ध। चलिए आइए आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैंने 4 टॉपिक सिलेक्ट किए हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय स्तर की कुछ हेडलाइंस हैं, वो भी बता दूंगा। सबसे पहले 4 टॉपिक्स आपको बता देता हूँ। पहला है, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मस्जिद के अंदर जय श्री राम चिल्लाने का मामला रद्द किया। कहा इससे धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती। हमारा दूसरा टॉपिक है, फार्म हाउस में महिला के कपड़ों से मिला था सबूत, डीएनए रिपोर्ट में भी हो गया कंफर्म। प्रज्वल रेवन्ना की अब आएगी शामत। हमारा तीसरा टॉपिक है, लॉरेंस बिश्नोई डब्ल्यू के यूके स्थित सहयोगी ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी पर हमला करवाया। हमारा चौथा और आखिरी टॉपिक है, कैनेडियन सिख नेता जगमीत सिंह ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। इन 4 टॉपिक्स के अलावा जो राष्ट्रीय स्तर की खबरें हैं उनकी मैं हेडलाइंस आपको बता देता हूं। पहला है, शेड्यूल कास्ट महिला के विरुद्ध जबरन मंदिर प्रवेश के मुकदमे को राजस्थान हाईकोर्ट ने किया रद्द। कहा हो सकता है जातिगत भेदभाव का मामला। दूसरी हेडलाइन है, सरकार ओएफएस यानी कि बिक्री के लिए प्रस्ताव के माध्यम से कोचीन शिपयार्ड में 5% तक हिस्सेदारी बेचेगी। सरकार ने कहा 16 अक्टूबर से कोचीन शिपयार्ड में 5% तक हिस्सेदारी 1540 रुपये प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य पर बेचेगी। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति के प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांता पांडे ने कहा, सीएसएल के खुदरा निवेशक और कर्मचारी 17 अक्टूबर को बोली लगा सकते हैं। हमारी तीसरी हेडलाइन है, यूपी के लखनऊ में 14 साल की किशोरी से बलात्कार, हाथ पैर बांधकर खेत में छोड़ा। किशोरी को अस्पताल ले जाया गया, अब जहां उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। उसके परिवार के सदस्यों ने उसे हाथ पैर बंधे हुए एक खेत में पड़ा हुआ पाया था। हमारी चौथी हेडलाइन है, चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की है, लेकिन भारत की सहयोगी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अभी तक सीट बंटवारे के समझौते पर नहीं पहुंची है। कांग्रेस नेताओं ने कहा, लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर बातचीत के दौरान सपा ने ये कहकर कांग्रेस को अलग कर दिया कि उसके नेता राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने उसी तर्क का इस्तेमाल करते हुए कहा कि सपा को एक सीट मीरापुर या कुंदरकी अपने सहयोगी के लिए छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के सीएम उम्मीदवार होंगे। और बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा महाराष्ट्र व झारखंड राज्य विधानसभा आम चुनाव के लिए तारीखों की आज की गई घोषणा का स्वागत। चुनाव जितना कम समय में तथा जितना पाक साफ अर्थात धन बल व बाहुबल आदि के अभिशाप से मुक्त हो उतना ही बेहतर, जिसका पूरा दारोमदार चुनाव आयोग पर ही निर्भर है। बीएसपी इन दोनों राज्यों में अकेले ही चुनाव लड़ेगी और यह प्रयास करेगी कि उसके लोग इधर उधर ना भटकें, बल्कि पूरी तरह बीएसपी से जुड़कर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान कारवां के सारथी बनकर शासक वर्ग के आत्मसम्मान व स्वाभिमान कारवां के साथी बनकर शासक वर्ग बनने का अपना मिशनरी प्रयास जारी रखें। यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भी बीएसपी अपने उम्मीदवार उतारेगी और यह चुनाव भी अकेले ही अपने बलबूते पर पूरी तैयारी एवं दमदारी के साथ लड़ेगी। परमिंदर अंबर एक्स पर पोस्ट कर कहते हैं, राजनाथ सिंह का बेटा विधायक बन गया, अजय आलोक की बेटी विदेश पढ़ने जा रही है, बांसुरी स्वराज ऑक्सफोर्ड पढ़कर आई और सांसद बन गई, सिंधिया का बेटा विदेश पढ़कर आया है, अंजना कश्यप ने इंटरव्यू लिया, अमित शाह का बेटा आईसीसी का अध्यक्ष बन गया, अनुराग ठाकुर का बेटा विदेश घूमकर आ गया और आप उनके साथ गोली मारो डैश को नारा लगा रहे हैं। उनका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनेगा, आपका बेटा युवा वाहिनी, बजरंग दल, आरएसएस का सदस्य बनेगा, उनका बेटा अंग्रेजी बोलेगा और आपका बेटा हिंदी बोलेगा। चलिए अब हम अपने मुख्य 4 टॉपिक्स पर वापस आते हैं जिनकी मैंने वीडियो के शुरुआत में बात की थी।
सबसे पहले टॉपिक को अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक हाई कोर्ट ने बीते मंगलवार को एक मस्जिद के अंदर कथित तौर पर जय श्री राम के नारे लगाने के संबंध में 2 व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज आपराधिक मामले को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति एम नाग प्रसन्ना की अध्यक्षता वाली एकल खंडपीठ ने आरोपी व्यक्तियों की अपील याचिका पर गौर करते हुए आदेश पारित करते हुए कहा कि यह समझ में नहीं आता है कि जय श्री राम के नारे लगाने से किसी समुदाय की धार्मिक भावनाएं कैसे आहत होंगी। आरोपियों पर कथित तौर पर एक मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाने के लिए आईपीसी की धारा 295A के तहत आरोप लगाए गए थे। उन पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 447, 505, सार्वजनिक उत्पाद मचाने वाले बयान 506, आपराधिक धमकी 34 और 295A धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना के तहत ही मामला दर्ज किया गया था। पीठ ने कहा कि मामले में शिकायतकर्ता ने खुद कहा था कि संबंधित क्षेत्र में हिंदू और मुस्लिम सद्भाव से रह रहे थे। पीठ ने रेखांकित किया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आगे की कार्यवाही की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि कोई भी कृत्य आईपीसी की धारा 295A के तहत अपराध नहीं बनेगा। पुलिस ने आरोप लगाया था कि आरोपी 24 सितंबर 2023 को रात लगभग 10:50 पर मस्जिद के अंदर घुस गए थे और जय श्री राम के नारे लगाए। उन पर धमकी देने का भी आरोप लगाया गया। जब आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अपने खिलाफ आरोपों को चुनौती देते हुए आरोपियों ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की और इस संबंध में उनके खिलाफ मामला रद्द कर दिया गया। चलिए अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। कर्नाटक के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ती नजर आ रही हैं। मैसूर स्थित अपने फार्म हाउस में नौकरानी से रेप के मामले की जांच कर रही कर्नाटक पुलिस की एसआईटी ने रेवन्ना के डीएनए सैंपल मैच होने का दावा किया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 3 में से 1 मामले में महिला से रेप और फिर उसके साथ मारपीट के दिन पहने गए कपड़े से रेवन्ना के बाल और शरीर के तरल पदार्थ के डीएनए सैंपल मैच कर गए हैं। कर्नाटक फॉरेंसिक की यह रिपोर्ट जनता दल सेक्युलर जेडीएस के नेता पर सेक्स स्कैंडल से जुड़े मामलों की जांच कर रही एसआईटी को सौंप दी गई है। नौकरानी ने कंप्लेंट की तो नौकरानी को नौकरी से निकाल दिया था, लेकिन उसने अपने कपड़े सर्वेंट क्वार्टर में छोड़ दिए थे। तलाशी के दौरान कपड़े और अन्य सामग्री बरामद की गई। यह सबूत सप्लीमेंट्री चार्जशीट के साथ कोर्ट में जमा करवा दिए गए हैं। एसआईटी की 1632 पन्नों की चार्जशीट में 113 गवाहों को जोड़ा गया है। महिला को मैसूर के पास एक फार्म हाउस से बचाया गया था। महिला का आरोप है उसे रेवन्ना के परिवार ने बंधक बनाकर रखा था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि उसके मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्ड किए गए महिलाओं पर रेप के वीडियो में उसकी पहचान हो गई थी। आज भी हमारे भारत देश में गरीबी के कारण कई बच्चे कोख में ही मर जाते हैं, लेकिन ये रेवन्ना जैसा दरिंदा पैदा होना हमारे देश में बंद नहीं हो सकता, क्योंकि अमीरी में एक नापाक ताकत है। अब आप लोगों को ही देखना है कि इन लोगों से कैसे निपटा जाए। चलिए अब हम अपनी तीसरी खबर पर आते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन स्थित गैंगस्टर रोहित गोदारा द्वारा भर्ती किए गए शूटर को पिछले महीने हरियाणा में स्पेशल टास्क फोर्स ने एक अलग मामले में गिरफ्तार किया था और पूछताछ के दौरान उसने खुलासे किए। पुलिस ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई हिंदू देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने और उनका मजाक उड़ाने के लिए कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी से बेहद नाराज है। मुनव्वर को निशाना बनाने की साजिश के पीछे यूनाइटेड किंगडम स्थित गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सहयोगी है, जिसने दिल्ली में 2 लोगों को हिट आउटसोर्स किया था। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की जांच में पता चला। शैलेंद्र यादव एक्स पर पोस्ट कर कहते हैं, पप्पू यादव द्वारा लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती देने के बाद भाजपा का टुटपुंजिया नेता मनीष कश्यप ने उन्हें धमकी दी है। मनीष कश्यप ने कहा, पप्पू यादव आप लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दिए हैं तो हम आपको कह रहे हैं कि हम आपको पूर्णिया में घुसकर आपको सबक सिखा देंगे। जहां एक तरफ पप्पू यादव अपराध के खिलाफ रुख अपनाए हुए हैं,
वहीं दूसरी तरफ मनीष कश्यप उनको धमकी दे रहा है। मैं मनीष को सिर्फ इतना ही कहूँगा, ए बाबू सिर्फ 5 मिनटवा में, बाकी आप समझ ही गए होंगे। चलिए अब हम अपने चौथे और आखिरी टॉपिक पर बात करते हैं। द हिंदू में छपी रिपोर्ट के अनुसार RCMP यानी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस द्वारा यह आरोप लगाने के एक दिन बाद कि कुछ भारतीय एक सिख अलगाववादी की हत्या में शामिल थे, कनाडाई सिख नेता जगमीत सिंह ने मंगलवार को RSS पर प्रतिबंध लगाने की मांग की और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ प्रतिबंध। तो वहीं भारत ने आरोपों से इनकार कर दिया है और कहा है कि कनाडा आतंकवादी समूहों को पनाह दे रहा है और अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। जगमीत सिंह ने कहा, हम मांग करते हैं कि उदार सरकार भारतीय राजनयिकों पर गंभीर प्रतिबंध लागू करे और RSS एक हिंसक उग्रवादी आतंकवादी संगठन को भारत से बाहर निकाले, जो एक समूह है जो यहाँ कनाडा और अन्य देशों में भी काम करता है। फिलहाल आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आपने मुझे इतने प्यार और स्नेह से सुना, उसके लिए धन्यवाद। कल फिर हम यहीं मिलेंगे बहुजन सेंचुरी पर एक नई रिपोर्ट के साथ।